हेलो दोस्तों, मैं रिकेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम पार्ट 1 के एनपीओ चैप्टर के बारे में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। देखिए, चैप्टर है एनपीओ, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संस्था, इसको शॉर्टकट में हम लोग एनपीओ भी कहते हैं। तो इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक एनपीओ से या फिर इसका सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम या एनपीओ का अल्टरनेट है। अगर पिछले साल सिंगल एंट्री सिस्टम पूछा तो इस साल एनपीओ पूछेगा। चलिए तो बढ़िया से समझते हैं एनपीओ क्या होता है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्था किसको कहेंगे। तो वही सभी संस्था जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि पब्लिक को फ्री में सेवा देना होता है, उसको बोलते हैं गैर लाभकारी संस्था। जैसे एक मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, बैंक हुआ, इस सब का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि पब्लिक को फ्री में उसका सेवा देना होता है। तो इस प्रकार के संस्था में जो है ना लाभ या हानि नहीं लाभ या हानि करवाना था, इनका उद्देश्य है ही नहीं। तो लाभ या हानि खाता इसमें नहीं बनाया जाता, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट नहीं बनाते हैं। लेकिन ये सब संस्थाएं भी अपनी कुछ खाते मेंटेन करता है। वो 4 प्रकार का खाता होता है। पहला रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में यह दिखाया जाता है कि रुपया कहाँ कहाँ से रिसीव हुआ और कहाँ कहाँ पेमेंट किया गया। उसके बाद बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, ये लाभ हानि खाता का नकल होता है। जिस प्रकार एक व्यापारिक संस्था लाभ या हानि जानने के लिए लाभ हानि खाता बनाता है, उसी प्रकार एक एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला संस्था जो होता है अपने व्यापार में इनकम हुआ या एक्सपेंसेस हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको इनडायरेक्टली रूप से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से बनाता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी प्रकार के आयगत आय और आयगत भुगतान लिखे जाते हैं। यह खाता जो है ना प्रॉफिट या लॉस दिखाता है, जिसको हम लोग सरप्लस या डिफिसिट के नाम से दर्शाते हैं। फिर बाद में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में साल के शुरू में जो भी क्लब के पास या फिर संस्था के पास जो भी एसेट्स वगैरह था उसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। फिर साल के अंत में जो भी बैलेंस बचा हुआ था क्लब के पास, जो भी एसेट्स लायबिलिटी था, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर का पूरा थ्योरी और इसका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, इंसिडेंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है सब चीज़ सीखते हैं। देखिए, पहला है गैर लाभकारी संस्था। तो गैर लाभकारी संस्था किसको कहेंगे? तो वही सभी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि मुफ्त में सेवा देना होता है, उसको बोलेंगे गैर लाभकारी संस्था। जो पब्लिक को फ्री में सेवा देती है, उसका लाभ कमाना उद्देश्य होता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे गैर लाभकारी संस्था। फॉर एग्जाम्पल मंदिर, एक मंदिर का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि वो पब्लिक को सेवा देना उसका उद्देश्य होता है। फिर उसी तरह से मस्जिद, फिर स्कूल, बैंक या फिर क्लब वगैरह, इस सब का उद्देश्य लाभ कमाना उद्देश्य कभी नहीं होता है। ये पब्लिक को फ्री में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, तो ये गैर लाभकारी संस्था हो गया। आगे है गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिस कारण इसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाया जाता है बल्कि इसमें निम्न खाते रखे जाते हैं। तो एक गैर लाभकारी संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना कतई नहीं होता है, इसलिए ये भी कुछ खाता मेंटेन करता है। ये 4 प्रकार का खाता मेंटेन करता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आयव्यय खाता, ओपनिंग बैलेंस शीट यानी साल के शुरू का आर्थिक चिट्ठा, और क्लोजिंग बैलेंस साल के अंत का आर्थिक चिट्ठा। अब हम लोग बात करते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? देखो, प्राप्ति एवं भुगतान खाता ये जो है वास्तविक खाता होता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्रकार के प्राप्ति लिखते हैं, चाहे वो आयगत मत का हो या पूंजीगत मत का, सभी प्रकार का प्राप्ति लिखेंगे। और इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान लिखेंगे, आयगत और पूंजीगत। लेकिन वो सभी खर्च और वो सभी आय प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर रिसिप्ट साइड में रिसिप्ट लिखते हैं तो वो पैसा रिसिप्ट हो जाना चाहिए, वो किसी भी वर्ष का क्यों ना हो। फिर पेमेंट साइड में अगर पेमेंट लिखते हैं तो वो पेमेंट हो जाना चाहिए करंट ईयर में, चाहे वो पेमेंट किस वर्ष से संबंधित है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आउटस्टैंडिंग का कोई भी हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। तो आओ इसका डेफिनेशन और इसका खाता कैसे बनाया जाता है सीखते हैं। ठीक है, पहला है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसका डेफिनेशन है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्रकार के प्राप्ति तथा क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान लिखे जाते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को जो है ना रियल अकाउंट बोला जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो है वास्तविक खाता है। ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू है ये। अब इसको वास्तविक खाता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिसिप्ट और पेमेंट ही लिखा जाता है। मतलब रिसिप्ट में जो पैसा रिसिप्ट हो चुका है तभी उसका एंट्री करेंगे। पेमेंट अगर रिसीव अगर नहीं हुआ है, अगर बाकी रह गया तो उसका एंट्री नहीं करते हैं। सेम उसी तरह से पेमेंट साइड में पेमेंट होगा तभी एंट्री करेंगे।
अगर ड्यू है तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। मतलब इसमें एक्चुअल मान लिखा आता है, रिसीव होगा तो एंट्री करेंगे, पेमेंट होगा तो एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वास्तविक खाता। मतलब वास्तव में रिसीव होगा तो एंट्री करो, पेमेंट हुआ तो एंट्री करो, अन्यथा ना करो। तो इस खाते के डेबिट पक्ष में, इस खाते के डेबिट पक्ष में क्या लिखे, इस खाते के डेबिट में सभी प्रकार के प्राप्तियां, डेबिट पक्ष में सभी प्रकार के प्राप्तियां मतलब कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति, सभी प्रकार के प्राप्तियों को लिखेंगे डेबिट पक्ष में। तथा इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान लिखे जाते हैं। यानी क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के भुगतान मतलब वो आयगत भुगतान हो या पूंजीगत भुगतान, सभी प्रकार के भुगतान को लिखेंगे, चाहे वो किसी भी वर्ष से संबंधित क्यों ना हो। मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी वर्ष से संबंधित रिसीप्ट अमाउंट हो वो लिखेंगे, करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए। किसी भी वर्ष का पेमेंट हो अगर करंट ईयर में हुआ तो उसको लिखेंगे। इस प्रकार इस खाते का शेष वर्ष की अंत की रोककर शेष अथवा बैंक शेष दर्शाता है। इस खाते का जो शेष होता है अंत की रोककर अथवा बैंक शेष, रोकर अथवा बैंक शेष, यानी साल के अंत का कैश इन हैंड या कैश बैंक दर्शाएगा। अब देखो इस अकाउंट को बनाने का फॉर्मेट है ये, पहले लिखेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, उस क्लब या संस्था का नाम लिख देंगे। नीचे लिखेंगे डेट फॉर द ईयर एंडिंग। हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, वो किस साल का बना रहे हैं, ईयर एंडिंग क्या है वो बैठाएंगे। उसके बाद खाता खोलेंगे एक रिसीव, अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट का। अब ये डीआर पक्ष, उधर सीआर पक्ष। अब यहाँ लिखेंगे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत करते हैं टू बैलेंस बीडी, मतलब साल के शुरू में कैश इन हैंड यानी नकद पैसा कितना है। मान लो कि अगर किसी क्लब का बना रहे हैं तो क्लब के पास नकद पैसा साल के शुरू में कितना है और बैंक में कितना साल के शुरू में है, उस सबको डेबिट में लिखेंगे। साल के शुरू में रोकर शेष और बैंक शेष को टू बैलेंस बीडी हेडिंग के अंतर्गत। फिर उसके बाद लिखेंगे जितना भी पैसा रिसीव होगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव, डोनेशन रिसीव, लोकल रेंट रिसीव, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ एसेट्स, मतलब जितना भी एसेट्स होगा, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जितना भी सेल करेंगे तो पैसा आता है रिसीव साइड में। लीगेसीज, वसीयत, वसीयत क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है वो अंतिम इच्छा से अपना प्रॉपर्टी अगर दान कर देता है तो उस सबको लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, इंडोमेंट फंड रिसीव, इंट्रांस फी, एडमिशन फी, सैलरी, यानी जितने भी रिसीव वाला अमाउंट होता है वो सारा चीज़ डेबिट में लिख देंगे। अब उसके बाद पेमेंट साइड में जितना भी पेमेंट वाला चीज़ होगा, जितना भी पेमेंट होगा, जैसे परचेज ऑफ फिक्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऐसा अगर परचेज करेंगे तो पेमेंट करना होगा, पेमेंट करेंगे तो जाएगा, क्रेडिट में लिखेंगे। सैलरी पे करेंगे, रेंट पे करेंगे, पोस्टेज स्टाम्प देंगे, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरटेनमेंट, होनोरियम, होनोरियम मतलब सचिव को मानदेय का भुगतान कहते हैं इसको। फिर टेलीफोन चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज, चैरिटी में अगर दान करेंगे, मिसलिनियस रिसीव और भी बहुत सारा प्राप्ति, ये सारा चीज़ को जितना भी पेमेंट होगा क्रेडिट में लिखेंगे। फिर लास्ट में इसका बैलेंस करेंगे, डेबिट वाला अमाउंट जोड़ करके क्रेडिट में लेके आएंगे। अब क्रेडिट में जितना भी शेष बचेगा ना, बैलेंस सीडी से दिखाएंगे। अगर कैश इन हैंड क्वेश्चन में दिया हुआ तो कैश इन हैंड पहले लिख लेंगे, अब जो बैलेंस घट जाएगा उसको कैसेट बैंक से दिखाएंगे। अगर कैसेट बैंक पहले दिया हुआ तो कैसेट बैंक बैलेंस ही फिगर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो डेफिनेशन समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय व्यय खाता। आय व्यय खाता एक नाममात्र खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा था। अब नॉमिनल अकाउंट किसको क्यों कहते हैं, देखो इसको नॉमिनल अकाउंट कहने का यही रीज़न है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में केवल एक्सपेंडिचर ही लिखेंगे, लेकिन वो एक्सपेंडिचर आयगत होना चाहिए और वो इसमें बाकी और पेमेंट हो गया हो, दोनों का एंट्री हो जाता है। बाकी अगर है एक्सपेंडिचर को अगर बाकी है तो भी उसका एंट्री करना है, अगर वो पेमेंट हो गया तो भी उसका एंट्री करना है। सेम उसी तरह से इसके क्रेडिट पक्ष में इनकम लिखते हैं, इनकम अगर बाकी है तो भी एंट्री करेंगे, अगर वो रिसीव हो चुका है तो भी इनकम एंट्री करेंगे। इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाकी और उधारी दोनों लिखा जाता है। बाकी और जो नकद प्राप्त हो गया है उसको नकद और उधार दोनों लिखा जाता है, इसलिए इसको नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। चलो, आय व्यय खाता एक नाममात्र खाता, यह खाता लाभानी खाता का नकल है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है ये पीएल अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है। जिस प्रकार पीएल अकाउंट के डेबिट में हम लोग खर्चा लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, सेम उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, इसलिए इसको पीएल अकाउंट का नकल कहा गया है। इस खाते के डेबिट पक्ष में केवल चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत व्यय तथा इसके डेबिट पक्ष में इसके डेबिट नहीं या क्रेडिट होगा, तथा इसके क्रेडिट पक्ष में चालू वर्ष से संबंधित सभी आयगत
आय को ही लिखा जाता है। यानी इस अकाउंट के डेबिट पक्ष में है सभी प्रकार के आयगत व्यय और इसके क्रेडिट पक्ष में सभी प्रकार के आयगत आय ही लिखे जाते हैं। इस प्रकार इस खाते का शेष सरप्लस या डिफिसिट दर्शाता है। इस प्रकार इस खाते का शेष क्या दिखाता है? सरप्लस और डिफिसिट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग केवल करंट ईयर का ही रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे। इसमें कोई भी कैपिटल नेचर का कुछ नहीं लिखना है आइटम। इसके डेबिट पक्ष में केवल चालू वर्ष से संबंधित करंट ईयर से संबंधित आयगत व्यय ही लिखेंगे, चाहे वो व्यय भुगतान हो गया हो या बाकी रह गया हो। ठीक उसी प्रकार इसके क्रेडिट पक्ष में केवल आयगत भुगतान ही लिखेंगे, आयगत प्राप्ति ही लिखेंगे, चाहे वो आयगत प्राप्ति रिसीव हो चुका हो या बाकी हो गया हो, लेकिन करंट ईयर का ही सिर्फ लिखना है इसमें। तो इसको बनाने का तरीका सबसे पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ उस क्लब या संस्था का नाम लिख देंगे, फिर फॉर द ईयर एंडिंग साल का ईयर एंडिंग लिख देंगे। खाता खोल लेंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये डीआर पक्ष ये सीआर पक्ष। पहले सैलरी पेड, फिर रेंट पेड, पोस्टेज एंड स्टाम्प, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, होनोरियम, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेस। एसेस का अगर बेच करके लॉस होगा तो उसको दिखाएंगे एक्सपेंडिचर में। फिर इसका प्रॉफिट होगा तो इसको क्रेडिट पक्ष में। इलेक्ट्रिक चार्ज, टेलीफोन चार्ज, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, ऑफिस सैलरी। इसके डेबिट पक्ष में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सबको दिखाएंगे। इसमें कोई भी अस्थायी संपत्ति वाला एंट्री नहीं करना है। अगर अस्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो कैपिटल नेचर का होगा, उसका एंट्री नहीं करना है। इसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखना है, मतलब आयगत खर्च लिखना है। आयगत खर्च किसको कहेंगे? वही सभी खर्च जिनसे ना तो कोई संपत्ति में इंक्रीज होता है ना ही कर्ज में कमी होती है, उसको बोलेंगे आयगत खर्च। तो इसमें कोई भी कैपिटल नेचर का यानी अस्थायी संपत्ति और कर्ज नहीं लिखेंगे। अब इसके क्रेडिट में आयगत आय लिखेंगे। आयगत आय किसको कहेंगे? वही सभी आय जिनसे ना तो व्यवसाय का संपत्ति घटता है ना ही कर्ज बढ़ता है, उसको बोलेंगे आयगत आय। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव, डोनेशन रिसीव, इंट्रांस फी, लोकर रेंट, इनकम फ्रॉम लेक्चर, फिर सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या अस्थायी संपत्ति बेचेंगे अगर प्रॉफिट होगा तो इनकम लिखेंगे। इसके अलावा मिसलिनियस रिसीव और भी विविध सारा प्राप्तियां को लिखेंगे। इसमें भी कोई भी अस्थायी संपत्ति बेचा हुआ अमाउंट नहीं लिखना है। चलिए अब उसके बाद इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अगर मेरा डेबिट अमाउंट ज़्यादा होता है, क्रेडिट में घटता है, तो लिखेंगे डिफिसिट, मतलब लॉस हो गया। एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, लॉस हो गया। अगर मेरा इनकम ज़्यादा होता है, एक्सपेंसेस कम होता है, इसको बोलेंगे सरप्लस। इसी का दूसरा नाम है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। ये हो गया आपका। तो यहीं तक थ्योरी कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। आगे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।